आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 7। चैप्टर 7 का भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। चैप्टर 7 का ये भाग 2 है। अगर भाग 1 आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात, बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में ही आप लोग या तो बीच में वीडियो स्किप कर करके देख रहे हैं, यानी बीच में वीडियो क्या कर रहे हैं, भगा भगा कर आगे आगे करके देख रहे हैं, या आप आधा वीडियो देख कर ही छोड़कर चले जा रहे हैं। तो बताइए ये आपको ऐसा समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको ये सब जब फ्री में मिल रहा है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप एकदम अंत तक देखिए और विस्तार से पढ़िए। अब हिस्ट्री ऑनर्स ले ही लिए हैं, पहली बात कि जो हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं उनको पता ही नहीं होता है हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब हम कितना बार समझाए, हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स लिया है ना, तो हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब होता है हिस्ट्री को आप विस्तार से पढ़े। इतिहास को इतना गहराई से, इतना विस्तार से पढ़ जाएगा। कभी इतिहास के बारे में आपको किसी से बात करना हो या किसी को समझाना हो तो आप इतने विस्तार और गहराई से उसको समझा दे ताकि उस सामने वाला को लगे कि आप ऑनर्स लिए हैं। ये कोई 10th और 12th क्लास नहीं है कि आप कैसे भी करके इतिहास पढ़ के निकल गए। इसमें विस्तार से पढ़ना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि गाइड और गेस्ट पेपर की मदद से हम पास कर देंगे। पास तो कर देंगे लेकिन नॉलेज कुछ नहीं रहेगा। तो बताइए वैसे नॉलेज का आपको क्या फायदा जो आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। वैसे नॉलेज का कुछ फायदा है। और एक बात, 10th और 12th में तो बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ग्रेजुएशन पता नहीं क्या हो जाता है। उनको लगता है कि हम ऑनर्स का मतलब ये होता है कि विस्तार से पढ़ा जाए, और उनको लगता है कि गेस्ट पेपर से सिर्फ पढ़े। बताइए गेस्ट पेपर से पढ़ने सिर्फ काम चल जाएगा? नहीं, पूरा विस्तार से इतिहास को पढ़ना होता है। 10th और 12th कैसे भी पास कर गए, लेकिन यहाँ पर क्या करना होता है। मान लीजिए 12th में आपका साइंस होगा तो ये सब तो पढ़ने के लिए मिला ही नहीं होगा। अगर आर्ट्स होगा तो पढ़ने के लिए मिला होगा, लेकिन साइंस होगा तो ये सब कुछ नहीं पढ़ने के लिए मिला होगा। 10th में तो सबको पढ़ने के लिए मिला होगा। तो बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब होता है हिस्ट्री को विस्तार से पढ़ा जाए और गेस्ट पेपर के सहायता सिर्फ न पास किया जाए, उसको क्या किया जाए, विस्तार से। किसी के सामने आप गर्व से कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़े हैं। ये नहीं कि हिस्ट्री ऑनर्स से जब कहना हो तो पीछे मुड़ जाए या पीछे की तरफ निकलना पड़े। अगर गेस्ट पेपर से पढ़कर पास किए रहेंगे ना तो आपको पीछे से निकलना पड़ जाएगा। अगर यही आप विस्तार से पढ़े रहेंगे ना तो किसी के सामने आप कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़े हैं। और आप गेस्ट पेपर से पढ़कर सिर्फ पास किए रहेंगे ना तो किसी के सामने आप ये नहीं कहेंगे कि हम हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़े हैं, जो पूछ रहे हैं हमसे पूछ लो। नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि आप पढ़े नहीं होंगे। अगर यही विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं, अगर विस्तार से पढ़ जाएंगे तो आप किसी के सामने कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री ऑनर्स से पास है, हम हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़े हैं। दूसरों की हिस्ट्री आप समझा भी सकते हैं। समझ में आया कुछ इतना बात? तो विस्तार से इसको पढ़िए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अध्याय 7 में उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और उत्तर मुगल काल का भाग 1 पढ़ लेते, भाग 2 है। उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है बहादुर शाह प्रथम नहीं लिख रहे हैं, और जहांदार शाह। उसके बाद कौन बनता है? जहांदार शाह। ये दोनों अपने अपने लेवल के एकदम महानतम लेवल के थे। महानतम लेवल समझते हैं कि एकदम ये मुगल वंश को पतन कराने में एकदम हाथ धोकर एकदम पड़ गए थे। ये इसको कहा जाता है शाह बेखबर। शाह बेखबर, इसको पता नहीं था कि हमारा साम्राज्य विस्तार कितना तक था, हमारा साम्राज्य विस्तार कितना तक है। कुछ इसको देखिए, ज्यादा कुछ इसको था नहीं। ये आसपास से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया था। अपने आसपास जो भी राज्य थे, मित्र होने के कारण कोई आक्रमण नहीं करता था, और आक्रमण जब नहीं कर रहा था ये भी अब साहिब बेखबर हो गया था। इसको कोई खबर नहीं था कि हमारा साम्राज्य कितना फैला हुआ है। जब चारों तरफ कोई मारे नहीं करने वाला तो साम्राज्य कौन साम्राज्य में घुसेगा। इसीलिए इसको अपने साम्राज्य कोई फिक्र नहीं रहा था, इसीलिए साहिब बेखबर कहा गया है। पिछला अध्याय में बहुत अच्छा से पढ़ा है। और जहांदार शाह ये ऐसा बेवकूफ था, समझिए, अपने जो कर प्रणाली होता है उसको ठेका पर दे दिया था, ठेकेदारी व्यवस्था दे दिया था। उसको इजरा व्यवस्था कहते हैं। बताइए, ये ठेकेदारी पर दे दिया था अपने कर प्रणाली को। कोई कर व्यवस्था अपने ठेकेदारी पर देता है? नहीं, ये देता है कौन? जहांदार शाह। इसीलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसने अपना जो कर मेन जो पैसा आने वाला स्रोत है उसी को ठेका पर दे दिया। बताइए, कुछ भी, ये सब कुछ भी करते रहते थे। इसीलिए तो एक ही साल में इनका काम खत्म हो गया। और उसके बाद इसके बाद कौन राजा बना? फारूक सियर। अब आप कहेंगे कैसे राजा बन गया फारूक सियर? अब फारूक सियर देखिए राजा कैसे बना। जहांदार शाह जो था वो अपने दरबार में खूब इधर उधर करता रहता था। जैसे कभी भी कुछ भी ठेका पर दे देता था। जैसे ये ठेका पर दे ही दिया था, ये क्या कहते हैं, कर प्रणाली ठेका पर दे दिया था, तो इसके दरबार वाले बड़े खिलाफ हो गए थे।
और दरबार में इसकी गुटबाजी चलने लगी थी, जिसमें 2 गो तो सैयद बंधु जिनको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। 2 सैयद बंधु थे, सैयद बंधु। अब ये 2 सैयद बंधु क्या किए, एक था अब्दुल्ला खां और दूसरा था हुसैन अली। दूसरा कौन था? हुसैन अली। ये दोनों बहुत चालाक थे और इन्होंने क्या किया, जहादार साहब बड़ा हीरो बन रहा था, कभी कुछ वो कर दे रहा था, इसीलिए लंपट मूर्ख कहा जाता है इसको। कुछ वो कर देता था, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता था। ये 1712 में बना और इतना हीरो बना कि 1713 आते इसको लात मारकर कुर्सी से नीचे गिराना पड़ा। किसने गिराया? इन दोनों ने बढ़िया से लात मारा और कहाँ गिरा दिया? कुर्सी से नीचे। और बनाया फिर किसको? फारूक सियर को क्या बना दिया? राजा। मुगल वंश का राजा किसको बना दिया? फारूक सियर को बनाने के बाद इसने भी खुश होकर एक को इसको वजीर बना दिया, वजीर मंत्री, और इसको मीर बख्श बना दिया। मीर बख्श बनाने के बाद इन्होंने भी अपना शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। अब आप शक्ति दिया तो उपयोग करेंगे ना जी। इन्होंने क्या किया? जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर और यानी कि तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर जो था, तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया? कर समाप्त कर दिया। और कई तरह के कार्य किए, छोटे मोटे जो निर्णय लेने होते थे राजा के पास पहुंचना ही नहीं देता था। ये दोनों क्या करता था? खुद निपटा देता था काम, राजा के पास बातें नहीं पहुंचने देता। क्या करता था? ये देखिए, पहले से बहुत चालाक था। लात मार के इनको हटाया और इनको बनाया। क्यों बनाया? कि अपना चले, और अपना चलने के लिए ये दोनों हमेशा अपने चलाता था, मतलब अपने बात होना चाहिए, दूसरे के बात, ये राजा के बात नहीं होना चाहिए इनका। फारूक सियर को कौन समझता था? ये अपने कोई को काम होते थे कि जो राजा के पास पहुंचिए नहीं पाते थे, यही सब क्या करते थे? निपटा देते थे काम राजा वाला। अब इसको आने लगा गुस्सा, किसको? फारूक सियर को। इसने क्या सोचा कि बताइए हमारा तो कौन बात ये नहीं मान रहा है। तब उसके बाद देखिए धीरे धीरे इन दोनों के खिलाफ क्या बनाना शुरू किया? षड्यंत्र। इन दोनों को लात मारकर कहाँ निकाला जाए? दरबार से बाहर। अब इसको ये नहीं पता था, यही दोनों मिलकर हमको गद्दी पर बैठाया है, अब इसी के खिलाफ हम षड्यंत्र करेंगे। षड्यंत्र कर रहा था किसके खिलाफ? इनके खिलाफ। और उसके बाद क्या किया इसने? मैग्ना कार्टा 1717 मैग्ना कार्टा लागू किया। ये क्या होता है? ये एक व्यापारिक छूट होता है। व्यापारिक छूट ये अंग्रेजों को दिया गया। कब? ये अंग्रेज पूरी तरह से ये अपना पैर फैलाने के लिए जो हमारे देश में तैयार हो गए थे, एकदम पैर फैला रहे थे। और 1717 तक ढेर पैर फैला लिए थे, धीरे धीरे पैर फैला रहे थे, बहुत जगह पर पैर फैला लिए थे। और ये मैग्ना कार्टा देकर और इनको अस्थायी जो पैर फैलाने का जगह किसने दिया? फारूक सियर ने। इसने किया मैग्ना कार्टा होता है एक व्यापारिक छूट। इसने क्या किया कि बढ़िया से एकदम व्यापार कीजिए, जितना व्यापार आपको करना है ना, छूट आपको दे दिया गया। आपको कुछ ही टैक्स देकर और हमारे देश में क्या कर सकते हैं? व्यापार। इसको ये नहीं पता था कि ये अंग्रेज है, कुछ वो करेंगे। आगे देखिए क्या किए। इसने षड्यंत्र करना शुरू किया इन दोनों के खिलाफ। तो पता चल गया दोनों को कि हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, ये षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र ऐसे लिखा था, षड्यंत्र कर रहा है हमारे खिलाफ ही है। क्या किए इन दोनों ने? क्या किया? इसको अब फारूक सियर को लात मार के इनको भी क्या कर दिया? खड़ाक से नीचे। उसके बाद राजा बनाया मोहम्मद शाह को। लात मार के दोनों ने इनको क्या कर दिया? फारूक सियर को नीचे गिरा दिया। और राजा किसको बनाया? मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा, इधर लिख देते हैं मोहम्मद शाह को बनाया गया राजा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। रंगीला बादशाह। इसके काल में सबसे ज्यादा पतन हुआ। मुगल वंश का सबसे ज्यादा पतन किसके काल में हुआ? इसी के काल में, मोहम्मद शाह के काल में सबसे ज्यादा जो पतन होता है ना, सबसे ज्यादा रंगीला बादशाह। देखिए पहले से ही नाव डूब रही है, मान लीजिए दो को छेद उसमें और कर दें, क्या होगा? डूब जाएगा नाव कि ना डूब जाएगा?
पहले से 15-20 को छेद हुआ है नाव में, पानी घुस रहा है नाव में, 2 को छेद कर दिया, वो 15-20 छेद को भी ध्यान ना देगा, वो छिद्र हुआ है नाव में। अब बताइए नाव डूबेगा कि ना डूबेगा? ये भी वही किया, पहले से ही नाव में छेद है, 3-4 को अपने और छेद कर रहा है। रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है? मतलब पूरे दरबार में इसको कोनो मतलब नहीं रहता था कि लोग क्या होंगे, दरबारी क्या है क्या नहीं, अपना मौज मस्ती एकदम दरबार में चलता रहे। राजा का मौज मस्ती देखे ना क्या होता है, डांस होता रहता है हमेशा, ये मौज मस्ती पूरा चलता रहता है। मोहम्मद शाह का भी वैसा ही था, इसका पूरा एकदम मौज मस्ती चलता रहता था। और मौज मस्ती के कारण क्या हुआ, कई क्षेत्र स्वतंत्र अपने आप को घोषित करने लगा। अब आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, स्वतंत्र घोषित नहीं करेंगे। जैसे ये भारत का मैप हो गया ना, मान लीजिए ये पूरा राज्य है और देख रहे हैं कि आप मेरे जो बादशाह है यानी कि मेरे राजा है, राज्य से उनको कोनो मतलब नहीं है। राज्य से जब मतलब ना रखिएगा तो क्या करेंगे, राज्य से मतलब ना रखने पर क्या करेंगे, ये राज्य वाले अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर लेंगे। इसके काल में भी वही हुआ, इसको कोनो मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, कोई स्वतंत्र घोषित करे क्या करे, कुछ नहीं। हैदराबाद, बंगाल और अवध, अवध जो लखनऊ वाला हिस्सा है, अवध, ये तीनों ने खुद को, ये तीनों जो थे, ये तीनों जगह के जो शासक थे खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए। यानी कौन कौन स्वतंत्र, स्वतंत्र अवध, बंगाल, बंगाल और उसके बाद अवध, बंगाल और हैदराबाद, हैदराबाद। उसके बाद यहां से बाजीराव, बाजीराव प्रथम ने 1737 में 500 घोड़ों की सहायता से आक्रमण कर दिया दिल्ली पर। किस पर? इस पर, मोहम्मद शाह रंगीला पर। अब दरबार में नाच गाना करवाइएगा, कोई बाहरी से आक्रमण 500 क्या 100 को घोड़ा लेकर और 100 को हथियार लेकर आ जाए, गर्दन पर भिरा दे हथियार। ये राजा के गर्दन पर हथियार न भिराया था, हथियार गर्दन पर हथियार लगा दिया और कहे कि हाँ हम हमारा बात मानिए, तो मानना पड़ेगा ना। 500 घोड़ा लेकर इधर से गया था ये बाजीराव प्रथम, हरा दिया। किनको? मोहम्मद से। हराएंगे नहीं, दिन भर बैठे रहेंगे दरबार में, मौज मस्ती में उलझे रहेंगे तो क्या होगा। इनको हरा दिया कौन? बाजीराव प्रथम। और हर साल इनसे एक निश्चित रकम तय कर जाएगा, हर साल हम आपको निश्चित रकम हमको देना पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद आपको छोड़ेंगे नहीं, हम फिर आएंगे। तो इसने डर से क्या किया, हर साल इसने निश्चित रकम, इसने कहा कि हम आपकी मदद भी करेंगे, बाहरी कोई आक्रमण करेगा। इसने कहा ठीक है। इसको तो क्या था, इसको अपने मौज मस्ती से फुर्सत थोड़े मिल रहा था। 1737 में, 1738 में भी दिया और 1739 में भी दिया। तब तक आ गया कौन? ईरान की तरफ से, इधर मध्य एशिया से नादिर शाह आक्रमण कर दिया। नादिर शाह आक्रमण मध्य एशिया से किया, लेकिन सबसे पहले यहां पर आक्रमण नहीं किया। 1739 में नादिर शाह को सूचना मिला कि भारत में बहुत ज्यादा सोना है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह बहुत ही खतरनाक लुटेरा था, ध्यान रखिएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक था। इसने आक्रमण किया लेकिन दिल्ली पर ना करके अवध पर आक्रमण कर दिया, जबकि अवध में कुछ था नहीं। अब नया नया अवध क्या हुआ था, बना था। अब अवध नया नया यहाँ पर बना था, आक्रमण कहां पर ही जाकर कर दिया, अवध में। अवध के राजा बोले कि देखिए हमारे पास कुछ है नहीं, और देखा भी देखिए कोई खजाना एकदम बिल्कुल नहीं, आपको गलत सूचना मिली है। आपको दिल्ली में जाइए, दिल्ली में बहुत ज्यादा धन मिलेगा, बहुत ज्यादा सोना मिलेगा, बहुत ज्यादा धन मिलेगा। नादिर शाह गुस्सा हो गया और ये कहा कि अगर नहीं मिलेगा तो आएंगे तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अवध के शासक ने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मत छोड़िएगा, लेकिन आप पहले जाइए वहां पर। कहा? दिल्ली में। दिल्ली में कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अब बताइए, मोहम्मद शाह रंगीला को हराने के लिए इसको नादिर शाह को कौन मेहनत करना पड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाग गया, सुना कि नादिर शाह आ रहा है ना, भाग गया पहले ही दिल्ली छोड़कर। नादिर शाह ने खूब एकदम धन लूटा। और एक मयूर सिंहासन था, ध्यान रखिएगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। कहां पर लिखे? यहां पर लिख देते हैं, मयूर सिंहासन। सिंहासन, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और मयूर सिंहासन पे कोहिनूर का हीरा ऊपर वाला लगा हुआ था।
इसने बैठ कर देखा, नादिर शाह ऐसे बैठा, मैं सिंहासन पर देखा, अरे ये कितना अच्छा है मयूर सिंहासन, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे तन कर एकदम बैठा, राजा बनकर एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको उखाड़ कर ले चलो। कोहिनूर हीरा ही नहीं, पूरा मयूर सिंहासन उखाड़ कर लेके चला गया। कौन? नादिर शाह। किसका बनवाया हुआ था ये? शाहजहां के। समझिए शाहजहां ने क्या सोच कर बनवाया होगा कि ये हमारे ही वंश वाले छोड़कर भाग जाएंगे, ये हमारा ही वंश वाला सब नष्ट करवाएगा। नहीं, लेकिन इसी के वंश वाले बिना काम के सब निकल गए। होते हैं ना, घरे में होते हैं कि 2-4 को ऐसे लोग निकल जाते हैं जो बिना काम के होते हैं, पता नहीं उनका जन्म कैसे हो जाता है। इसका भी पता नहीं जन्म कैसे हो गया था, बिना काम का है ये। तो मयूर सिंहासन को उखाड़ कर नादिर शाह लेकर गया, और उसके बाद जितने भी सोना चांदी गहना मिला वो सब क्या कर गया, ये लेकर निकल गया। ये सब कुछ लेकर निकल गया। कौन? ये नादिर शाह। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और बात समझिए, इसको कहा जाता है घृणित कायर। घृणित कायर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। घृणित कायर कहा जाता है किसको? फारूक सियर को घृणित कायर, ध्यान रखिए। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।